नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। आपके साथ में नंदिता कुडेशिया हूं और वक्त है खबरें विस्तार से और रफ्तार से देखने का, यानी न्यूज़ 20 का। कश्मीर चिल्ला रहे पाकिस्तान को सुषमा ने कैसे चुप किया? काले धन को सफेद न करने पर पीएम मोदी ने क्या अल्टीमेटम दिया है? और आतंकवादी हाफिज सईद को 15 साल की लड़की का चैलेंज क्या है? तमाम खबरें दिखाएंगे। शुरुआत बड़ी खबर से। बिहार में बीजेपी के विधान पार्षद को बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे को छेड़खानी के आरोप में हाजीपुर जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हावड़ा से गोरखपुर जा रही पूर्वांचल एक्सप्रेस के AC2 कोच के यात्रियों और लड़की के परिवार वालों ने टुन्ना पांडे के खिलाफ शिकायत की है, जिसके बाद टुन्ना पांडे की गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कश्मीर पर बयान देने का करारा जवाब मिला है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि कश्मीर पाने का पाकिस्तान का ख्वाब कयामत तक भी पूरा नहीं होगा। नवाज ने कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का बयान दिया था, लेकिन शनिवार को सुषमा स्वराज ने कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है और इस स्वर्ग को कभी आतंक का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। पूरा भारत एक स्वर से वजीर आजम पाकिस्तान को ये बताना चाहता है कि उनका और पाकिस्तान का ये दिवा स्वप्न कयामत तक भी पूरा नहीं होगा। सुषमा ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हमें आतंकवादियों के सिवा कुछ नहीं दिया है। सुषमा ने नवाज से सवाल पूछा कि क्या वो नहीं जानते कि जिस बुरहान वानी की उन्होंने तारीफ की है वो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। क्या वो नहीं जानते कि बुरहान वानी आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था? उसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम था। ये वही शख्स था जो अनेक जनप्रतिनिधियों और सुरक्षा कर्मियों की हत्या जैसे जघन्य अपराध में लिप्त था। शुक्रवार को नवाज शरीफ ने कहा था कि उनकी दुआएं कश्मीरियों के साथ हैं। सुषमा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर को दुआएं नहीं बल्कि हथियार और आतंकवाद का गहरा दर्द दिया है। पाकिस्तान ने कभी दुआएं नहीं दी बल्कि हथियारों और आतंकवाद का गहरा दर्द दिया है। सुषमा ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि जो देश अपने ही लोगों के खिलाफ तोप और जंगी जहाज से हमले करता हो, उसे भारत के पेशेवर और अनुशासित सुरक्षा कर्मियों पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। कश्मीर में हिंसा शुरू होने के बाद पाकिस्तान से आए बयानों पर पहली बार भारत की तरफ से कड़ा बयान दिया गया है। नवाज शरीफ के बयान का जवाब जम्मू कश्मीर की जनता ने भी दिया। जम्मू में लोगों ने प्रदर्शन करके पाकिस्तान से बातचीत न करने और कड़ा जवाब देने की मांग की है। इनकम डिस्क्लोजर स्कीम सामने आने के बाद सरकार ने पहली बार कड़ी कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 30 सितंबर तक अघोषित संपत्ति की घोषणा कर दें, वरना चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। चैन से सो जाना, नींद आना, इससे बड़ा जीवन का सुख क्या होता है? ये इनकम टैक्स अफसरों का डर काहे का? ये सरकार का डर क्यों? ये स्थिति बदलने का सबसे बड़ा उपाय है 30 सितंबर के पहले जो भी है डिक्लेयर करना। शनिवार को दिल्ली में ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन के समारोह में पीएम मोदी ने बताया कि सबसे ज्यादा काला धन ज्वेलरी और रियल एस्टेट में लगा हुआ है। ये उन्हें पता है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि लोग पैसे से भरे थैले लेकर जौहरियों के पास जाते हैं। ये आप ही का क्षेत्र है कि जहां उसको सबसे ज्यादा सुविधा है, उसके बाद जमीन वाले हैं, उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की दुनिया है, आप सबसे पहले। तो आप मेरी मदद करेंगे, देश की मदद हो जाएगी। इनकम डिस्क्लोजर स्कीम के तहत काला धन रखने वाले अपनी अघोषित आय की घोषणा 30 सितंबर तक कर सकते हैं। इसके लिए 45% टैक्स और जुर्माना चुकाना होगा। इस योजना में हिस्सा न लेने वालों को प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी। मैं 125 करोड़ देशवासी सुख चैन की नींद सोए, ये चाहता हूं जी। और मैं उस पाप को करना नहीं चाहता हूं जो 30 सितंबर को मुझे करना पड़ेगा। बेंगलुरु में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस स्कीम के लोगों को सर उठाकर आराम की जिंदगी जीने का एक मौका दिया गया है, क्योंकि जनता पर निगाह रखना सरकार को नापसंद है। इंडियन एयरफोर्स के लापता विमान AN-32 का करीब 48 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। बंगाल की खाड़ी के जिस इलाके में विमान के लापता होने का शक है, वहां खराब मौसम के बावजूद भी सर्च ऑपरेशन जारी है। शनिवार को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने चेन्नई जाकर सर्च ऑपरेशन की जानकारी ली और 2 घंटे तक हवाई सर्वे भी किया। नेवी और कोस्ट गार्ड के 17 जहाज, एक सबमरीन और 8 हवाई जहाज लापता विमान को ढूंढने में लगे हुए हैं। समंदर में तूफानी लहरों और आसमान में छाए घने बादलों ने लापता AN-32 को ढूंढने का काम मुश्किल बना दिया है।
अगर कोई जहाज डिंगी या कोई भी पार्ट है तो अगर मिले तो ये सर्च एरिया बढ़ता जाएगा। तो अभी हमने एक जगह पे शुरू किया और धीरे धीरे ये सर्च एरिया बढ़ा रहे हैं। रक्षा मंत्री ने AN-32 में सवार लोगों के परिवारों तक सर्च ऑपरेशन की पूरी जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने भी विशाखापट्टनम पहुंचकर लापता विमान में सवार लोगों के परिवार से मुलाकात की। सर्च ऑपरेशन में अभी तक कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिलने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। As you're all aware, the Navy and the Coast Guard both are there in full force to locate the missing aircraft. AN-32 विमान ने शुक्रवार को सुबह 8:30 बजे ताम्बरम एयरबेस से पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान के 16 मिनट बाद ही विमान का संपर्क टूट गया। लापता होते वक्त विमान 23,000 फीट की ऊंचाई पर था। विमान में 6 क्रू मेंबर समेत वायुसेना और नौसेना के 29 लोग सवार थे। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले के बाद दक्षिण चीन सागर में चीन बैकफुट पर आ गया है। चीन ने विवादित बूडी द्वीप से अपनी मिसाइलें हटा ली हैं। चीन ने एक कदम विवादित द्वीप से अमेरिका के विमान वाहक पोत हटने के बाद लिया है। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने चीन के नौसेना विशेषज्ञ के हवाले से लिखा है कि अपने विमान वाहक पोत USS जॉन स्टेनिस को हटाने के अमेरिका के फैसले के बाद चीनी सेना को भी दोस्ताना रवैया दिखाने की जरूरत थी। चीन ने बूडी द्वीप पर जमीन से हवा में मार करने वाली 200 किलोमीटर की क्षमता वाली HQ-9S मिसाइलें तैनात की थी। ये मिसाइलें दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का पता लगाने में भी सक्षम है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के श्रीनगर पहुंचने के बाद श्रीनगर के कुछ इलाकों और कश्मीर के 4 जिलों से कर्फ्यू हटाया गया। राजनाथ सिंह के 2 दिनों के कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। आज राजनाथ सरकारी अधिकारियों, नेताओं सहित कई और लोगों से भी मिलेंगे। इससे पहले शनिवार को राजनाथ ने CM महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। श्रीनगर के नेहरू गेस्ट हाउस में राजनाथ मुस्लिम धर्म नेताओं के ग्रुप से मिले। डल झील के शिकारा वालों और हाउस बोट मालिकों का एक प्रतिनिधिमंडल भी गृह मंत्री से मिला और अपनी दिक्कतें बताई। सेंटर में, लोकसभा में, राज्यसभा में जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के साथ अपना एक सपोर्ट देने की और यहाँ शांति बहाली के लिए जो अपील की है सभी के लिए को की है, तो इसका एक अच्छा मैसेज है। हम आशा करते हैं कि जल्दी हालात ठीक हो जाएंगे। शनिवार को कश्मीर के हालात शांतिपूर्ण रहे और कहीं से हिंसा की कोई खबर नहीं आई। कश्मीर घाटी के ज्यादातर इलाकों में 15वें दिन भी कर्फ्यू लगा हुआ है। हालात में सुधार के बाद बांदीपोरा, बारामूला, बडगाम और गांदरबल से कर्फ्यू हटाया गया है। हिंसा में अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,700 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। घायल होने वालों में 1500 से ज्यादा सुरक्षा बलों के जवान हैं। BSNL के मोबाइल फोन और ब्रॉडबैंड को छोड़ बाकी पर रोक लगी हुई है। लोगों के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश के तहत CM महबूबा मुफ्ती कुपवाड़ा गई। उन्होंने हिंसा में मारे गए लोगों के घर वालों से मुलाकात की। इस बीच कश्मीर में बिगड़े हालात के बाद वहां से जम्मू लौटाए कश्मीरी पंडित पिछले 9 दिनों से धरना दे रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के मुताबिक जब तक माहौल ठीक नहीं होता तब तक वो घाटी में नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बन रहे चिनानी नाशी सुरंग का उद्घाटन कर सकते हैं। 2,519 करोड़ रुपए की लागत से बने इस सुरंग का काम अंतिम चरण में है। 9 किलोमीटर लंबी इस टनल के पूरा होने के बाद जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी 31 किलोमीटर घट जाएगी। PM मोदी 31 जुलाई को दिल्ली से अगरतला के बीच शुरू होने वाली ब्रॉड गेज ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ रेल मंत्री सुरेश प्रभु त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से इस ट्रेन सेवा की शुरुआत करेंगे। इस डायरेक्ट ट्रेन का नाम होगा त्रिपुरेश्वरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। सुरेश प्रभु इसके साथ ही अगरतला से अखौरा रेल लिंक का शिलान्यास भी करेंगे, जो नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश से जोड़ेगा। पंजाब की एक लड़की ने आतंकी हाफिज सईद को चुनौती दी है। लुधियाना की 15 साल की छात्रा जानवी बहल ने ऐलान किया है कि वह इस बार 15 अगस्त को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगी। 6 फुट के इस तिरंगे को जानवी 15 अगस्त को लाल चौक पर फहराएंगी। और बाकी के जो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे फहराए हैं या जिन्होंने हमारे झंडे का अपमान किया है, उनके सामने जाके मैं वो झंडा फहराऊंगी। अगर कोई रोक सकता है तो रोक ले। कश्मीर में आतंक फैलाने वाले आतंकवादी हाफिज सईद को भी जानवी ने चैलेंज देने का साहस किया है। इसके साथ ही जानवी ने कश्मीर में रहने वाले उन लोगों को पाकिस्तान जाने की नसीहत दी है जो भारत में रहकर पाकिस्तानी झंडे फहराते हैं।